तो गाइज अपने स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 का। जो अपने एक टेस्ट था उसके बारे में बात कर रहे हैं अपने आज। तो ये आपका टेस्ट जो था एमसीक्यू क्वेश्चन का, उसके बारे में देखिए कि हमारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपने अटेम्प्टिंग की कोशिश कितनी की। अगर आपने अटेम्प्टिंग क्वेश्चन की है और अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हैं तो इसका मीन है कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। और अगर आपके कुछ गलत ज़्यादा हो गए हैं तो इसको आप नेगेटिव में ना लें, आप उसको पॉजिटिव देखें कि आप फाइनल एग्जाम से पहले पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। यानी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने क्या बात घुमाई, उसने कहा कि एक फिजिकल चेंज नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है कि वो यहाँ पे जो पूछना जाता है वो पूछना जाता है किसके बारे में, एक केमिकल चेंज के बारे में पूछना जाता है। वो कह रहा है कि केमिकल चेंज कौन सा है। तो आइए बता दूं मैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी को उबालना। देखो ध्यान रखना कि पानी या किसी भी चीज़ को जब आप बॉईल करते हो तो वो अपने आप में एक फिजिकल चेंज ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें मेल्टिंग का अगर मान देखें तो मेल्टिंग को अगर अपने देखें तो मेल्टिंग का मीन होता है पिघलना। तो इसको अपने जनरली बोलते हैं पिघलना। तो कोई चीज़ जब पिघलती है या कोई चीज़ को बॉईल करते हैं तो इन दोनों का मीन ही पिघलने को हमेशा फिजिकल चेंज में ही काउंट किया जाता है। और यहाँ पे थर्ड उसने पॉइंट कहा है डिसोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे डिसोल्यूशन का मीन का उसने कहा है डिसॉल्व करना, यानी कि पानी में इसको घोलना। कि पानी में जब अपने किसी साल्ट को या किसी चीज़ को घोलते हैं तो वो भी क्या होता है कि फिजिकल चेंज में ही आता है, केमिकल चेंज में नहीं आता। लेकिन वही जब अपने बात करते हैं किसकी, कंबशन की, तो कंबशन अपने आप में एक नया पॉइंट होता है क्योंकि कंबशन को जनरली अपने बोलते हैं बर्न करना। यहाँ पे वो बर्न कर रहा है। तो जब भी किसी चीज़ को बर्न किया जाता है तो उसमें से हमें पता है कि एक कुछ गैसेस बनती हैं, हीट बनती है और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनती हैं। ओके, तो यहाँ पे जब इसको उसने बर्न किया, बर्न करते एक यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बन गया। तो एक केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जब कभी भी न्यू सब्सटेंस बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन रहे हैं तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे उसने देखो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। इन पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए जरूरी क्या है कि क्वेश्चन को उसने पूछा क्या है और उसके आंसर हमारे पास में क्या हो सकते हैं। तो पहले हम जनरली देखते हैं कि देखो इन 4 पॉइंट में, यानी कि ये जो पॉइंट उसने दे रखे हैं इन पॉइंट की बात करते हैं। इन पॉइंट में से इनमें से उसके बाद में जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ से आंसर आएगा। तो अपने अब यहाँ से आंसर उठाएंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पे देखो उसने एग्जांपल के लिए NH3 और O2 को ऐड किया, ठीक है। तो बाद में एक NO बनाया और एक H2O बनाया। ओके, तो जनरली अपने देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास में जब भी कोई कंपाउंड हो, यानी कि कोई AB नाम का कोई सब्सटेंस और उसमें C आ जाए और हमारे पास क्या बन जाए, AC बन जाए, B अलग हो जाए, या हमारे पास में BC बन जाए और A अलग हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ हो उसके लिए वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन ही लग रही है, ठीक है। तो अपने इस रिएक्शन को एक बार मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अब आगे वाले एग्जांपल पे चलते हैं। तो यानी पहले हमने क्या माना, इसको एक डिस्प्लेसमेंट का पार्ट मान लिया इसको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंबशन, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में याद रखना आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर खास बात क्या है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है और वो किसी दूसरे एलिमेंट से ही कंबाइन हो रहा है और हमारे पास एक नया कंपाउंड, यानी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी याद रखनी है कि हमारे पास अगर कोई सिंगल सब्सटेंस बन रहा है तो हम उस चीज़ में इसको हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई सिंगल सब्सटेंस बन रहा है तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर हमारे पास देखो एक ये सब्सटेंस होगा और एक ही होगा, तो 2 टाइप का सब्सटेंस बन रहे हैं, जबकि हमारे पास बनना क्या चाहिए था, सिंगल सब्सटेंस बनना चाहिए। इसलिए ये वाली रिएक्शन तो है ही नहीं, यानी कि कॉम्बिनेशन नहीं है। तो पहले हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो मान रहे हैं अपने और कॉम्बिनेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती है, अगर मैं रिडॉक्स की बात करता हूँ तो इसको 2 पार्ट से बनाया गया है। रेड जो वर्ड है वो वर्ड आता है रिडक्शन से, देखो, और जबकि ऑक्स जो वर्ड लिया गया इसका मीन यहाँ पे आता है ऑक्सीडेशन से। इसका मीन यहाँ पे वर्ड जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन वर्ड है। ओके, तो ऑक्सीडेशन वर्ड की बात करें अपने, तो ये जो वर्ड है ये वर्ड हमें बताते हैं कि ये रिडॉक्स है, यानी इन दोनों का
कॉम्बिनेशन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, रिडॉक्स में हमारे पास में जब कहीं हाइड्रोजन ऐड होती है या रिमूव होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है तो रिमूव होती है, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन थी पहले इसमें, ये हाइड्रोजन रिमूव हो गई, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन अब नाइट्रोजन में जुड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दूसरा भी हुआ, इसलिए ये इसका थर्ड पॉइंट भी सही है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है किसका, न्यूट्रलाइजेशन का। तो न्यूट्रलाइजेशन की खास बात क्या होती है कि न्यूट्रलाइजेशन जब भी कभी भी रिएक्शन होगी वो होगी किसके अंदर, एसिड और बेस के बीच की जो भी रिएक्शन है वो सारे के सारे रिएक्शन क्या होती हैं, न्यूट्रलाइज होती हैं। क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं, इफेक्ट को वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस। अगर जो एक दूसरे के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं वहाँ पर हम वर्ड लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन नहीं है। तो अब अपने देखते हैं तो फिर इसमें से कौन कौन सी थी, तो एक डिस्प्लेसमेंट है और एक हमारे पास रिडॉक्स है। तो फर्स्ट और थर्ड वाला इसमें ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी आता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, ना कि 1 और 3 वाला। सी में 1 और 3 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। अब अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट कौन सी है इनमें से जो स्टेटमेंट उन्होंने दे रखी है। तो पहले देखो आयरन को मैंने आपको बताया था, जब भी आयरन को वाटर में, यानी यहाँ पे उसने वाटर को किस फॉर्म में लिया है, गैस में। तो जब गैस का मीन है तो जनरली आपको पता है कि या तो वो स्टीम फॉर्म में होगा तभी वो गैस फॉर्म में एक्ट कर सकता है। तो जब आयरन को स्टीम से रिएक्ट करोगे तो आयरन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलो मान लेते हैं यहाँ पे। अब वो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मीन होता है ऑक्सीजन का ऐड होना। तो यहाँ पे आयरन में ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन ऐड होगी, जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो इसका मीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये तो सही हो गया। अब वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है, ठीक है। तो ये पहली लाइन तो हमारी सही होगी। वाटर इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो उसने इंपॉर्टेंट बात कही है रिड्यूसिंग एजेंट की, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपोजिट होता है एजेंट, ओके, ठीक है। तो इसका मीन है कि यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा था, वाटर का। तो वाटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं बन सकता, वाटर बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये थर्ड पॉइंट अपना गलत हो गया यहाँ पे। उसके बाद में देखो पहला हमारे पास पॉइंट कौन सा सही हुआ, फर्स्ट सही हुआ, सेकंड सही हो गया, थर्ड गलत हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वाटर यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि वाटर का रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें हमारे पास सही कौन से हैं, फर्स्ट है, सेकंड और फोर्थ है। अब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो सी हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ओके। अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक का मीन क्या होता है, एक्सोथर्मिक वो होता है जिसके अंदर जो हीट है वो गिवन आउट हो, यानी कि हीट जो है वो बाहर की ओर निकले और वो जो बर्तन है वो क्या हो जाए, वो गर्म हो जाए, यानी बर्तन है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। उस कंडीशन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक कब कब आएगी वो देख लेते हैं अपने यहाँ पे। अभी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात कर रहे थे अपने। तो एक्सोथर्मिक में रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, यानी क्विकलाइम आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्विकलाइम क्या होता है। क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है कड़ी, यानी कि चूना। इसको जब भी आप वाटर में रिएक्ट करवाओगे तो हमेशा ही हीट बाहर निकलेगी, ओके। तो ये पहली रिएक्शन तो हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक है। सेकंड, ठीक है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। तो देखो जब भी एसिड में वाटर ऐड करते हैं या बेस में वाटर ऐड करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हीट बाहर निकलती है। तो ये भी अपने पास में कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखो यहाँ पे जो वाटर का इवेपोरेशन हुआ, देखो वाटर का इवेपोरेट कब होता है, जब वाटर को आप, यानी वाटर को आपने ओपनली रखा और सनलाइट इसने गेन की और ये कन्वर्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये हमेशा ही ध्यान रखना कूलिंग करता है, ये हमेशा ही क्या करता है, कूलिंग करता है इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन अपने आप में क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या हो रहा है,
कूलिंग कोज कर रहा है जबकि उसे हीट जनरेट करनी चाहिए थी, तो ये इवेपोरेशन वाला हमारा गलत हो गया। सब्लिमेशन ऑफ कैंपर, तो 9th क्लास में आपने पढ़ा था सब्लिमेशन के बारे में, यहाँ भी आपने पढ़ा था कि उसमें एक ऐसा एक कंटेनर था, उसमें एक कैंफर रखा हुआ था और वो यहाँ पे अपने एक कॉटन बड लगाई हुई थी। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट था, उसमें यहाँ पे अपने जब हीट दे रहे हैं तो ये हीट को बाहर कैसे हम निकालेगा, ये हीट को यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब हीट को गेन कर रहा है तो ये एक एंडोथर्मिक हो सकती है, एक्सोथर्मिक नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो आंसर आया वो कौन सा आया, वो पहला आंसर आया ये वाला और एक आया ये वाला, जबकि थर्ड वाला और फोर्थ वाला दोनों ही नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड हमारे सिर्फ और सिर्फ आंसर किस में दे रखे हैं, ए वाले पार्ट में दे रखे हैं। तो फोर्थ का जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन। आई होप अभी तक आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो गाइस आते हैं अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो इसने देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, 3 बीकर्स, 3 बीकर लेने हैं आपने और उस पर लेबल करना है। 3 बीकर लेने हैं आपने, लेबल करना है उस पर, एक पे ए और एक पे बी और एक पे सी। तो मैं यहाँ पे 3 बीकर्स बना लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने एक ये पहला बीकर लिया, इसका नाम मैंने ए दे दिया। ये मैंने सेकंड बीकर लिया, इसका नाम मैंने बी दे दिया। और ये मैंने थर्ड बीकर लिया, इसका नाम मैंने दे दिया सी। अब कह रहा है कि तीनों के अंदर, यानी कि ईच कंटेनिंग, देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ईच कंटेनिंग 25 ml ऑफ वाटर, यानी कि तीनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो तीनों के अंदर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, तीनों के अंदर वाटर प्रेजेंट है। तो अब उसमें क्या किया हमने कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, यानी एक में आपने क्या मिलाया, NaOH मिलाया, यानी वाटर के अंदर आपने क्या मिला दिया, यहाँ पे एक NaOH मिला दिया। तो देखो NaOH अपने आप में क्या है, एक बेस है। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे एसिड के अंदर वाटर हो चाहे बेस हो, वो बेस और वाटर की मिलाए, तो यहाँ पे हमेशा ही क्या होता है कि वाटर, एसिड और बेस और वाटर हो तो हमेशा ये प्रोसेस कौन सी होती है, ये प्रोसेस होती है आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं बी की। तो बी में उसने क्या मिलाया, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। देखो एनहाइड्रस का मीन होता है जिसके अंदर पानी ना हो, यानी वाटर ना हो, यानी ड्राई फॉर्म में हो, उसके लिए बढ़ाता है एनहाइड्रस। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या मिलाया, इसमें मिला दिया कॉपर सल्फेट। ठीक है। और थर्ड कंडीशन में उसने क्या मिलाया, इसमें जस्ट यानी कि देखो सिंपल वाटर है, उसमें उसने मिला दिया NaCl। तो हम यहाँ पे देख क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास किसमें कि उसमें तीनों बीकर में उसने खुद ने बताया हुआ है कि देयर वर एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ओके ए एंड बी, ए और बी के, यानी कि ए और बी दोनों में क्या प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक होगी। और जबकि सी का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, वो फॉल डाउन आ गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होगा तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। तो ये एंडोथर्मिक है, यानी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, यानी जिस बीकर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए उसके लिए वर्ड आता है एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक थी। तो ए और बी तो एक्सोथर्मिक और सी क्या है हमारी एंडोथर्मिक है। तो ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो हमें बता रही है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट से तो हमें पता चल गया कि ए बी। अब ऑप्शन देखते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, इन बीकर ए, ये जो बीकर अपना उसके अंदर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बात सही है। वो कह रहा है ए बी जो है वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं है ये। तीसरी सी जो है वो एक्सोथर्मिक है, नहीं, सी भी एक्सोथर्मिक नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, चौथे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। इसमें चौथे ऑप्शन में हमें बोला कि इन बीकर सी एंडोथर्मिक, तो सी के अंदर उसने एंडोथर्मिक बताया जबकि ए और बी के अंदर उसने एक्सोथर्मिक बताया। तो हमारे पास में दो ऑप्शन निकल के आए, कौन सा है, एक तो फर्स्ट ऑप्शन और एक फोर्थ ऑप्शन। तो ये फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन, दो ऑप्शन इसके लिए सही है। तो अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट। अब आपको डाइल्यूट से मतलब नहीं रखना है, आपको मतलब रखना है किससे, फेरस सल्फेट से। तो मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ आपको फेरस सल्फेट के बारे में। तो फेरस सल्फेट का होता है FeSO4, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। उसको उसने ग्रेजुअली ऐड किया कि इसमें बीकर जिसके अंदर कंटेन था क्या चीज, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, यानी एसिडिफाइड, सिंपल सी बात मान लेते हैं कि MnO4 मिला दिया उसने। ओके, ये एसिडिफाइड था, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, जब भी ये रिएक्शन होती है, जब भी KMnO4 मिलाया जाता है, KMnO4 हमेशा ही याद रखना कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ध्यान रखना ये क्या चीज है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके, तो ये क्या करेगा, ये इस FeSO4 का ऑक्सीडेशन कर देगा, क्योंकि ये अपनी ऑक्सीजन को उसको प्रोवाइड कर दे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा FeO, या फिर यानी कि इस टाइप की चीजों में कन्वर्ट हो जाएगा।
ओके। तो जब वो कन्वर्ट हो गया तो यानी कि इसका मीन है KMnO4 का काम क्या था, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, किसको, यहाँ पे आयरन को। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे ये हमारा जो कौन सा FeSO4 है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अपने ऑप्शन पे आते हैं। देखो ऑप्शन में उसने क्या कहा कि पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं अपने। द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड, यानी कि यहाँ पे पर्पल कलर था किसका, सॉल्यूशन का। अब देखो पर्पल कलर आया किसके कारण था, वो आया था KMnO4 के कारण। वो जो पर्पल कलर था वो था एक्चुअली KMnO4 के कारण। अब KMnO4 क्या कर रहा है, ये KMnO4 जो Fe है, यानी FeSO4 में जो मेन Fe है, उस Fe को क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो यानी अपनी ऑक्सीजन किसको दे रहा है, इसको दे रहा है। तो इसलिए KMnO4 का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। जब KMnO4 का ब्रेकडाउन हो जाएगा, अब KMnO4 के ब्रेकडाउन होने से इसका जो पर्पल कलर था वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में ये चीज बनेगी हमारी, एक तो ये बनेगा, एक बनेगा MnSO4 बनेगा हमारे पास में, और एक बनेगा K2SO4 बनेगा। ये चीज बनती है, तो वो हमारे काम की नहीं है। लेकिन हम क्वेश्चन की बात वर्डिंग पे आते हैं। तो वो कह रहा है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बात सही है, ये सही है हमारे लिए। ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, FeSO4 को कर रहा है, बता नहीं रहा किस में कर रहा है, लेकिन कर रहा है ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो FeSO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमारे पास में FeSO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता। इसका मीन क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी हमारी। द कलर डिसअपियर ड्यू टू डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से थोड़ा और था, ये तो ऑक्सीजन इसकी रिमूव हो रही थी, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था और इसका रिडक्शन हो रहा था। KMnO4 का रिडक्शन होने के कारण इसका कलर फेड हो गया था। द KMnO इज अनस्टेबल, अनस्टेबल कहाँ होता है, ये स्टेबल होता है। अगर इसको आप जनरली अगर किसी केमिकल में ना डालोगे तो ये पर्पल कलर का ही पड़ा रहेगा। इसका मीन था कि अनस्टेबल नहीं है। तो इसका मीन हमारा जो आंसर आया वो ए आंसर है 6 का। कितने स्टूडेंट का सही हुआ कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अब अपने आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है 7 है, वो कह रहा है कि इनमें से आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करना है। तो मैं बताता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट वो होती है जिसके अंदर दोनों ही क्या हो, कंपाउंड हो, यानी कि एक कंपाउंड वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा और हमारे पास दोबारा वही कंडीशन आ जानी चाहिए जिसमें हमारे पास कंपाउंड और कंपाउंड ही बने। ये कंडीशन जब आ जाएगी तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो अब अपने देख लेते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास A और B नाम का कोई कंपाउंड था, इसकी रिएक्शन किससे करा दी हमने, C और D से करा दी। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो कि इसमें एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होगा तो जैसे मान लेते हैं A जो है उसके साथ में D कंबाइन हो जाएगा, ओके, और जो C है उसके साथ में B कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हमारे पास दोबारा कंपाउंड बनेंगे। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन हो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। तो इन आइए इनमें चेक करते हैं कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें देखो पहला कंपाउंड आ गया जबकि हमें क्या, सॉरी पहला एलिमेंट आ गया जबकि हमें क्या चाहिए था, कंपाउंड चाहिए। तो ये रिएक्शन तो पहले ही गलत होगी हमारी। इसमें ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, बाद में बनने वाले भी क्या कंपाउंड है। पहले जब दोनों ही कंपाउंड है, कंपाउंड कंपाउंड मिलकर बन रहे हैं, तो ये कौन सी है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हमारी सही होगी। नेक्स्ट देखते हैं C+O2। तो इसमें देखो ये एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है और इससे एक कंपाउंड बना, यानी कि जब हमारे पास A और B कंबाइन होकर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सब्सटेंस बनता है तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होती है। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट का नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। चौथे ऑप्शन में उसने क्या बताया कि CH4 और ऑक्सीजन कंबाइन होकर उसने क्या बनाया, CO2 और H2। तो यहाँ पे फिर देखो कि ये जो CH4 है ये तो हमारे पास कंपाउंड है, लेकिन ऑक्सीजन अपने आप में क्या है, एलिमेंट है। तो जब हमारे पास एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो तो ऐसी रिएक्शन भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन कभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए कंडीशन क्या चाहिए हमारे पास में, कंपाउंड और कंपाउंड ही होने चाहिए। तो ये ओनली और ओनली बी ऑप्शन इसका सही आएगा जो यहां लिखा हुआ है। अब अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि उसने क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह दिया कि ट्रू कौन कौन सी है। एक ऑप्शन भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि उसने क्या कहा आपको, उसने कहा कि जब मैं AgCl को क्या करूं सनलाइट में, यानी यहां पे जो मैंने हीट का साइन लगाया है एक्चुअली इसकी जगह पे आना चाहिए था सनलाइट वर्ड।
सनलाइट की जगह कई बार बुक में यूवी लिखा होता है, तो दोनों ही सही है। सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, तो सनलाइट में आपको पता है कि ये डीकम्पोजिशन है, तो यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रे कलर का, जबकि सिल्वर क्लोराइड का था वो किस कलर का होता है, वो होता है व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे देखो एक कंपाउंड था, कंपाउंड से दो अलग अलग चीजें बन गई हमारे पास। जब दो अलग अलग चीजें बन गई तो इसका मीन है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी डीकम्पोजिशन है। कौन सी है ये, डीकम्पोजिशन, यानी कि टूट गया है इसमें कुछ ना कुछ। तो जब ये डीकम्पोजिशन है तो आइए अब अपने देखते हैं कि इसके अंदर हमारी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की कोडिंग वो क्या कहना चाहता है वो देखते हैं अपने। तो पहले ये देखो कि हमारे पास उसने क्या कहा कि स्टेटमेंट ट्रू कौन सी है। जब सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट में रखा लॉन्ग टाइम के लिए तो ये ग्रे कलर में हो गया, यानी कि सिल्वर हो गया। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकम्पोजिशन, ये सही है हमारे। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो होता ही नहीं कभी, सब्लिमेशन में तो वेपर में कन्वर्ट होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्लोरीन गैस का डीकम्पोजिशन नहीं हुआ, हमारा जो डीकम्पोजिशन हुआ था वो AgCl का हुआ है, और क्या बना है, Ag बना है और Cl2 बना था। तो इसका मीन है कि ये गलत होगी ये भी। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कब होता, जब ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऐसा कुछ होता। तो यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मीन हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही है, और वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि ओनली फर्स्ट। द सिल्वर जो है वो डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड से बना हुआ है। तो ये अपना 8th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 9 पे उस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये हमें बता देती है कि उसने एक सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। ये कैल्शियम ऑक्साइड है विगरसली, यानी विगरसली का मीन होता है फास्ट, कि किसी ने फास्ट रिएक्ट किया किससे, वाटर से। तो देखो अपने यहाँ पे नीचे की रिएक्शन लिखता हूं मैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जब अपने वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ध्यान रखना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है ये, एक एक्सोथर्मिक है, जिसके अंदर हीट बाहर निकलती है। ओके, तो हीट जब बाहर निकलती है तो अब अपने इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अपने बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। ध्यान रखना, इसको अपने बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं अपने स्लैक्ड लाइम। ओके, अब अपने इस क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट पे आते हैं। तो क्वेश्चन की बात चल रही थी अपनी, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्लैकिंग ऑफ लाइम में ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सॉल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। तो मैंने आपको बता दिया था इसको लाइम वाटर भी बोलते थे अपने, यानी लाइम वाटर और स्लैक्ड लाइम, ध्यान रखना दोनों एक ही बात है। कई बच्चे क्या करते हैं, लाइम वाटर किसको मानते हैं, लेमनेड को मानते हैं। ध्यान रखना, लेमनेड होता है नींबू पानी, ये होता है हमारा नींबू पानी, जबकि लाइम वाटर जो होता है वो होते हैं ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो घर में जब भी आ जाए तो आप लाइम वाटर नहीं पिलाते, कभी भी लेमनेड पिलाते हो, ध्यान रखना। तो कहीं आप पिला मत देना, क्योंकि ये क्या है, ये बेस है, तो हो सकता है कि उसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है। अब अपने बात आती है अपने क्वेश्चन की कोडिंग। तो इसमें से ट्रू कौन सी है, उसने ट्रू के बारे में पूछा है। तो इस रिएक्शन एंडोथर्मिक है, नहीं, ये मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है, बात सही है ये हमारी। तो उसकी पीएच जो है, ध्यान रखना एसिड और बेस की बात कर रहे हैं अपने, तो एसिड और बेस में खास बात क्या है कि बेस की पीएच होती है वो मोर देन 7 होती है। वो कहती है मोर देन 7 से ज्यादा होती है, और जबकि एसिड की क्या होती है, वो होती है लेस देन 7। लेस देन 7 का मीन क्या होता है, जो 7 से काफी कम हो। ठीक है, तो अब अपने पास ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या था, पहला ऑप्शन क्या है कि ये एक्सोथर्मिक है और इसकी पीएच जो है मोर देन 7। तो इसका सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन सिर्फ बी बनता है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ओके, अब अपने आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। उसने क्या कहा 10th में, बेरियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड का आपको मैंने फॉर्मूला करवाया था, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। इसकी रिएक्शन उसने करा दी किससे, अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है NH4 की ट्वाइस और SO4, ये अमोनियम सल्फेट। जब इनकी रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, इनकी रिएक्शन से बनने वाला है बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl बनने वाला है।
तो यहाँ रखना बेरियम सल्फेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसका जो कलर बनता है, इसका कलर होता है वाइट पीपीटी की फॉर्म में बनता है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है ये हमारे पास में। तो अब क्वेश्चन पूछने के लिए देखो ये रिएक्शन दो चीज को शो कर रही है, एक तो शो कर रही है किसको, डबल डिस्प्लेसमेंट को, और एक क्या कर रही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को। तो अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। तो उसने क्या कहा था कि ये बेरियम, ये रिएक्शन जो है वो किसको शो कर रही है, तो ये ध्यान रखना, एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो कर रही है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। जब हमारा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही है, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसमें से, तो डी ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी आंसर सही आएगा। अब अपने आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्या कहा उसने, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रो का मीन हमेशा ही याद रखना आपको, इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास आउट की, तो लाइसिस का मीन होता है ब्रेकडाउन, और लाइसिस का मीन क्या होता है, ब्रेकडाउन। यानी कि जब आपने किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेकडाउन किया है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे वाटर का जब अपने इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि मैंने H2O को इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की, मैंने ये अपने डीकम्पोजिशन का पार्ट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस बनेगी और एक क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। मैं इसको जब बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये आएगा बैलेंस करने पे। तो उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से रेशियो बताना है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का रेशियो देखो क्या है, 2 है, और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1 है। ओके, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा ही डबल अमाउंट में बनी है और ऑक्सीजन है वो सिंगल अमाउंट में बनी है। ओके, ये 2 है, वही शो कर रहा है कि हाइड्रोजन है वो डबल अमाउंट में बनी है, ये 2। ओके, और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 1 तो होता ही होता है। तो ये हमारे पास में यहाँ से क्लियर होगा, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा इसका हमारे पास में। नेक्स्ट आते हैं कौन से नंबर पे, 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंडोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक वो होती है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी जिसको हमें हीट देनी पड़ती है, यानी हीट हमें जब देंगे तो होगी। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक देखो एसिड है, एसिड में जब वाटर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन जब हम सब्लिमेशन करते हैं, सब्लिमेशन का मीन क्या होता है, किसी भी चीज को हीट देना। जब हम हीट देंगे तो वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी तो हम उसे हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे सब्लिमेशन ऑफ हीट एक हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, जबकि इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर भी जब इवेपोरेट होता है तो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारा सेकंड और फोर्थ आंसर सही हो जाता है यहाँ पे। जब हम कंडेंसेशन की बात करते हैं तो कंडेंसेशन का मीन क्या होता है कि जो वाटर वेपर है, यानी कि पानी के ऐसे ड्रॉप्स थी, उनको कंबाइन करके हमने बिल्कुल पास पास ले आए। तो यहाँ पे हमें उनकी हीट क्या करनी पड़ी, हीट इनको गिवन आउट करनी पड़ी। हीट जब गिवन आउट होगी तब वो पास पास आते हैं, तो हमें तो हीट एब्जॉर्ब करवानी थी, इसलिए ये ऑप्शन है वो हमारा गलत हो गया। तो आंसर सेकंड और फोर्थ के बेस पे हमारा ऑप्शन बनता है डी। तो आपका मेन जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, वो डी आंसर आएगा, क्योंकि वो डी सपोर्ट कर रहा है सेकंड और फोर्थ को। तो अब अपने आते हैं किस पे, 30 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 30 नंबर क्वेश्चन में उसने क्या बताया है, पहले वो देखते हैं अपने। उसने हमें बताया है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, उसके बारे में उसने बात की। एक्वा पोटेशियम आयोडाइड, देखो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आपको पता ही है, Ki होता है। उसने किससे कराई, लेड नाइट्रेट से। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, PbNO3 की ट्वाइस। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब मुझे पता है क्या बनेगा, एक बनेगा यानी लेड आयोडाइड, जिसका कलर आपको मैंने उस टाइम भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, इसका कलर होता है येलो, येलो कलर होता है PbI2 का। और साथ में क्या बनेगा हमारे पास में, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी हमारे पास जो बनने वाला है वो है आयोडाइड बनता है किसका, येलो कलर का। देखो क्वेश्चन में दे रहा है वो, वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि लेड नाइट्रेट हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, यानी ये नहीं है। तो इसकी जगह पे अपने क्या ले सकते हैं, तो देखो लेड सल्फेट उसने कहा ऑप्शन में दिया हुआ है इनसोल्यूबल, यानी कि ये इनसोल्यूबल नहीं है। जब ये इनसोल्यूबल नहीं है तो ये रिएक्शन में कभी काम में नहीं लेंगे, यानी कोई चीज जो इनसोल्यूबल हो वो हम काम में नहीं ले सकते। तो हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट का बनता है जब उसमें लेड वर्ड आ जाए। तो लेड आने के लिए हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, जिसके अंदर लेड एसिटेट दिया हुआ है। तो लेड एसिटेट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि लेड एसिटेट लेने पर यहाँ पे लेड नाइट्रेट की जगह है लेड एसिटेट लेने पे इसका फॉर्मूला होता है CH3COO2, ये फॉर्मूला होता है इसका। ओके, तो इस फॉर्मूले के कारण अपने क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि लेड आयोडाइड बनना चाहिए। लेड आयोडाइड बनने के लिए हमारे पास इसके अंदर लेड होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन इसका बी आंसर जो है वो सही हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस
कैन बी यूज टू स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल लॉन्ग टाइम। देखो किसी भी, जैसे अगर आप मान के चलो कि पाउच लेके आते हो, किसका, चिप्स का पैकेट लेके आते हो, उस चिप्स के पैकेट में एयर फिल होती है। आपको पता है कि वो एयर कौन सी होती है, वो होती है इनर्ट गैस। कौन सी गैस होती है, वो इनर्ट गैस। और कौन सी हो सकती है, या हो सकती है नाइट्रोजन गैस। तो देखो हमारे पास यहाँ पे हीलियम और नाइट्रोजन दो गैस ऐसी है जो क्या है, वो इनर्ट गैस भी है और एक नाइट्रोजन गैस भी है। इन दोनों में से कोई भी गैस फिल हो सकती है, कब, चिप्स के पैकेट में, और ये उसके ऑक्सीडेशन को यानी उसको खराब होने से रोकती है। नेक्स्ट आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन पे उसने क्या कहा है कि ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रिएक्शन यूज हो रही है उस रिएक्शन के बारे में बताना है। देखो KClO3, यहां पे उसने क्या लिखा है, KClO3 की बात की उसने। KClO3 से ब्रेकडाउन हुआ, क्या बन गया, KCl बन गया और एक O2 बन गई। तो इसका भी नहीं, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हुआ। डीकम्पोजिशन तो चलो बात समझ में आ गई, क्योंकि एक कंपाउंड से दो बन गए हमारे पास, इसलिए ये डीकम्पोजिशन। ये कंपाउंड हमारा 1 बन गया और ये कंपाउंड नंबर 2 बन गया, जबकि हमारे पास रिएक्टेंट कितना था, एक ही था। सेकेंड थिंग्स, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल का साइन है। ये ट्राइंगल का साइन शो करता है कि इस रिएक्शन को हम हीट दे रहे हैं। जब हीट दे रहे हैं तो इसका मीन ये रिएक्शन कौन सी होगी, ये हमेशा ये एंडोथर्मिक हो जाएगी फिर। तो इसका मीन अब हमारा ऑप्शन क्या बनता है कि पहली तो ये डीकम्पोजिशन है और एक एंडोथर्मिक है। तो ये हमारी होगी रिएक्शन 15 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं अपने 16 नंबर क्वेश्चन पर। उसने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, कौन सी है इसमें से। तो देखो ऑक्सीजन गैस को स्टोर करना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ध्यान रखना। तो ये गलत हो गया हमारा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। एलपीजी का जो गैस सिलेंडर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जब सिलेंडर में होता है तो ये भी कोई फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज ही है। कीपिंग ऑफ पेट्रोल इन चाइना डिश, अरे पेट्रोल को चाहे आप ओपन में रखो, चाहे सिलेंडर में रखो, चाहे वो पेट्रोल पंप में पड़ा हो, हमेशा ही ध्यान रखना कि ये एक बर्न नहीं करे ना यहाँ पे, तो सिर्फ रखना है, रखने पे कोई केमिकल चेंज थोड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉपर को, ये आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था कि जब कॉपर वायर यानी कि कॉपर को, यानी आपने देखा होगा कि घरों के अंदर तार जल जाती है, कॉपर की तार जल जाती है, इसका मीन है कि वो वहां पे कॉपर की वायर जो थी वो रेड ब्राउन कलर की थी, वो कॉपर की रेड कलर की वायर बाद में कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन के कारण क्या होगी, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगी। तो ध्यान रखना कि जब कॉपर को स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी जाती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और वो शो करता है ब्लैक लेयर की फॉर्मेशन, यानी कि वो ब्लैक हो गई, जल गई तार। तो इसका ऑप्शन अब हमारे पास में क्या आएगा, इसका ऑप्शन ये आएगा कि डी। इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। अब अपने आते हैं कौन से नंबर क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन पे और फिर उसका लास्ट 18 नंबर पे। उनमें कहा है कि केमिकल इक्वेशन जो है, एब्रीवेशन जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं, एब्रीवेशन का मीन क्या होता है, इसके साथ में जो लिक्विड यूज किया है, गैस यूज किया है, ये होते हैं एब्रीवेशन। इसकी बात कर रहा है वो। तो एब्रीवेशन में उसने क्या कहा है कि इनमें से करेक्ट एब्रीवेशन कौन सी है। तो करेक्ट की बात कर लेते हैं अपने। देखो यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ भी लिक्विड है और क्या बन रही है, गैस। तो गलत हो गया, गैस है और ये लिक्विड है और लिक्विड बन रहा है, गलत है। क्योंकि हमेशा ही ध्यान रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में कंबाइन होते हैं और गैसेस फॉर्म में बनेगा। तो इसका ऑप्शन आता है डी, ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में आपको मैंने बताया हुआ है कि जब ए है वो बी से कंबाइन होगा और एक सिंगल सब्सटेंस, यानी इस साइड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो, वो कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन होती है। तो इस रिएक्शन में देखो इस साइड में कितने प्रेजेंट है, 2 नहीं है। इस साइड में कितना प्रेजेंट है, 1, तो ये हो गई। फिर नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखो, इसके अंदर भी 1 ही प्रेजेंट है, तो ये भी होगी। तो सेकंड और थर्ड की बात करते हैं। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में 2 प्रेजेंट है, इसलिए ये नहीं है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है आपका हो जाता है सेकंड और थर्ड ऑप्शन के कारण डी आंसर है वो सही हो जाता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड रिएक्शन ऐसी है जो शो कर रही है कॉम्बिनेशन को। आई होप आपके मैक्सिमम 18 में से 18 मार्क्स आए होंगे। जिन बच्चों के सारे सही हैं वो भी कमेंट करें और जिनके सारे सही नहीं है वो भी कमेंट जरूर करें, और देखें कि आप अपना लेवल जो है वो कैसे कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय गाइस।